हेलो जी, मैं हूं तस्कीर। मैं अदनान। और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ 5 साइंटिस्ट्स पाकिस्तान जर्नी इनटू स्पेस बिफोर नासा। ये एक टाइटल है, इंटरेस्टिंग सा टाइटल लग रहा है वीडियो का। तो देखेंगे कि नासा से पहले यानी कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट लोगों ने कुछ किया होगा या फिर कुछ जर्नी रही होगी उनकी जो स्पेस में जाने की होती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। बाकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो है, थोड़ा सा हमें भी जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है कि पाकिस्तान के 5 साइंसदानों ने सिर्फ 9 महीने में किस तरह पाकिस्तान को खलाई कुव्वत बना दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये 7 जून 1962 की बात है। पाकिस्तान के 5 नौजवान साइंसदानों का एक गिरोह डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमरा बलूचिस्तान के साहिली इलाके सोनमियानी में जमा है। मई 1998 में बलूचिस्तान में किए गए न्यूक्लियर धमाकों से 36 साल कबल उस दिन बलूचिस्तान की सरजमीन पर एक और साइंसी तजर्बा होना था। ये तमाम साइंसदान पाकिस्तान के पहले रॉकेट को खला में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सूरज गरूब हो चुका है और रात के 8 बजने में अभी 7 मिनट बाकी हैं। फिर काउंटडाउन शुरू होता है 3, 2, 1 और पाकिस्तान का पहला रॉकेट रहबर 1 कामयाबी से बालाई फिजा में लॉन्च होकर अपने बाद आने वाले मजीद रॉकेट्स के लिए रहबर बन जाता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इस लॉन्च के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया समेत जनूबी एशिया की वो पहली कुव्वत बना जिसने कामयाबी से खलाई तजर्बा अंजाम दिया। नाज़रीन, अब इस वाक़े को 59 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर डॉक्टर फारूक मुस्तफ़ा को आज भी वो दिन उसी तरह से याद है जैसे कल की बात हो। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, पाकिस्तान ये मकसद कैसे हासिल कर पाया और टीम को इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस दरपेश रहे, ये वो सवालात हैं जिनके 6 दहाइयों के बाद भी जवाब ढूंढे जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी आलमी जंग का जब इख्तिताम हुआ तो जंग का मैदान अब जमीन की बजाय खला की तरफ मुंतकिल हो चुका था। जंग की नोयत भी एक दूसरे को हथियारों के जरिए नुकसान पहुंचाने की बजाय मुआशी और साइंसी मैदान में पीछे छोड़ देने में बदल चुकी थी। रूस और अमेरिका एक दूसरे को खलाई दौड़ में नीचा दिखाने के दर पे थे। अमेरिका हैरान था कि रूस ने खला में पहला इंसान पहुंचाने में सबकत कैसे हासिल कर ली। यकायक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि अमेरिका 60 की दहाई के इख्तिताम से कबल न सिर्फ इंसान को चांद पर उतारेगा बल्कि बाहिफाजत वापस भी लाएगा। अपोलो खलाई प्रोग्राम के मुंतजिम अमेरिकी खलाई इदारे नासा के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था और इसके लिए कई ऐसे आदादोशुमार और साइंसी डाटा की जरूरत थी जो उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं था। उसे बहरे हिंद के ऊपर मौजूद फिजा की सूरत हाल को जांचने की भी जरूरत थी और जब उसने ये करने की ठानी तो पाकिस्तान का सितारा चमक उठा। नाज़रीन, सन 1961 में जब पाकिस्तान के उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल अयूब खान अमेरिका के दौरे पर थे तो उनके साइंसी मशीर आला नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम भी उनके हमरा थे। नाज़रीन, डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से वाबस्ता थे और ट्रेनिंग की गर्ज से अमेरिका में मुकीम थे। वो इसी दौरान सदर अयूब और डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमरा अमेरिका के दौरे को अच्छा इत्तफाक करार देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान फिलफोर खलाई दौड़ में शामिल हो गया। नाज़रीन, अमेरिका में कयाम के दौरान एक दिन उन्हें डॉक्टर अब्दुल सलाम का फोन आया, तारिक सुबह वाशिंगटन में एक अहम मीटिंग है और तुमने पहुंचना है। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा से कहा कि मुझे इससे कोई वास्ता नहीं कि लिफ्ट लेकर आओ, जहाज में आओ, बस तुमने पहुंचना है। अगले दिन वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमरा वाशिंगटन में नासा के दफ्तर पहुंचे। वहाँ हुकाम ने इस पाकिस्तानी वफ्द के सामने बहरे हिंद के ऊपर मौजूद फिजा से मुतल्लिक डाटा न होने की मुश्किल रखी। नासा ने पेशकश की कि वो बहरे हिंद के आसपास के ममालिक को रॉकेट टेक्नोलॉजी फराहम करने को तैयार हैं। सिर्फ एक शर्त के साथ, इस रॉकेट से जो भी डाटा हासिल होगा उसका तबादला नासा के साथ भी किया जाएगा। नाज़रीन, ये सुनकर डॉक्टर अब्दुल सलाम डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा की जाने मुड़े और पंजाबी में कहा, तारिक तेरा की ख्याल है। उन्होंने फौरन पंजाबी में जवाब दिया, ए ते साडा ख्वाब पूरा हो जाएगा। पंजाबी में होने वाली उस गुफ्तगू को नासा के ओहदेदार तो ना समझ सके, लेकिन उन्होंने मजाज से अंदाजा लगाते हुए डॉक्टर अब्दुल सलाम से कहा कि यंग मैन लुक्स वेरी कैन, यानी नौजवान बड़ा पुरजोश मालूम हो रहा है। नासा के हुकाम ने उसी दिन डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा को अपने खुसूसी तैयारे के जरिए
मुल्क के दूसरे कोने में बहरे ओकेनोस के किनारे वाक़े वॉल्प्स आइलैंड रॉकेट रेंज भेज दिया, जहां उन्हें तमाम आलात और सामान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। पूरी रात वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करते रहे और अगले दिन वो दोबारा वाशिंगटन में नासा के दफ्तर में दोबारा डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमला अपनी रिपोर्ट के साथ पहुंचे। उसी दिन नासा ने पाकिस्तान से कहा कि अगर आप हामी भरें तो हम ये प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, और उसके सिर्फ 9 महीने बाद ही सोनमयानी में न सिर्फ रॉकेट रेंज भी बना ली गई, बल्कि रहबर सीरीज के अव्वलीन रॉकेट लॉन्च भी कर दिए गए। इंडिया ने ये कारनामा उसके 15 माह बाद नवंबर 1963 में अंजाम दिया। नाज़रीन, डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा की ड्यूटी लगाई गई कि वो टीम इकट्ठी करें। उसके साथ डॉक्टर सलीम महमूद, जो कि बाद में स्पार्को के चेयरमैन रहे, उन्हें भी ट्रेनिंग पर अमेरिका में भेजा गया। 3 मजीद साइंसदान अहमद ज़मीर फारूकी पाकिस्तान एयरफोर्स से, मोहम्मद रहमतुल्लाह महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर और सिकंदर जमान जो बाद में चेयरमैन स्पार्को बने, उनको भी अमेरिका बुलवाया गया और ये मुख्तसर सी टीम अपना काम करने में जुट गई। सबसे पहला मरहला पाकिस्तान में रॉकेट रेंज के क़याम का था, जो उस वक्त तक यहाँ मौजूद नहीं थी। इस काम के लिए सदर अयूब खान ने तजवीज़ दी कि सोनमयानी में वाक़ फौज की अटरली रेंज को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अफरादी कुव्वत के रहने का इंतज़ाम और दीगर सहूलियात पहले से मौजूद थीं। इस तजवीज़ को कबूल किया गया और फौरन उस अटरली रेंज को पाकिस्तान की पहली रॉकेट रेंज में बदलने का काम शुरू कर दिया गया। साइंसदानों को इस काम के लिए अमेरिका में तैयारी करवाई गई और नासा की जानिब से ही साजो सामान मुहैया किया गया। 6 महीनों के अंदर अंदर नासा के डिपोज में मौजूद अमेरिकी फौज के फाजिल सामान में से रॉकेट चलाने के लिए जरूरी सामान तलाश किया गया और उसे अमेरिका की वॉल्प्स आइलैंड रॉकेट रेंज में इकट्ठा किया गया। फिर पाकिस्तानी सफारत खाने के मालियाती मुशीर वजीर अली शेख की जिम्मेदारी लगाई गई कि ये सामान पाकिस्तान पहुंचना चाहिए। सामान में मौजूद हसास आलात डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा की गाड़ी की डिग्गी में रखकर गाड़ी पाकिस्तान भेज दी गई। तमाम सामान मार्च 1962 तक पाकिस्तान पहुंच गया और तब तक रॉकेट लॉन्च की जिम्मेदार टीम ने फौज की इंजीनियरिंग शोबे की मदद से मिलकर अटरली रेंज को रॉकेट लॉन्च के लिए मौजूद शक्ल दे दी। नाज़रीन, तजर्बा ये करना था कि रॉकेट के जरिए फिजा में 50 से 100 मील की बुलंदी पर सोडियम के बुखारात छोड़े जाएं, जिन्हें सूरज के गुरूब होने के बाद उफक के नीचे से आने वाली सूरज की रोशनी से मुनक्कस होना था, और उसके बाद बुलाड़ी, लसबीला हब और कराची एयरपोर्ट के मुकाम पर कैमरे नस्ब किए गए, जिन्होंने बैक वक्त बगैर 1 सेकंड के वक्फे के उन बुखारात की तस्वीर लेनी थी। इस मकसद के लिए पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जासूस कैमरों को जमीन पर नस्ब किया गया और उनको आपस में मुंसलिक करके बैक वक्त तस्वीर लेना मुमकिन हो पाया। फिजाइया से अहमद ज़मीर फारूकी को शामिल करने के पीछे भी यही मकसद था। नाज़रीन, उन बुखारात की तस्वीर के बगैर कंप्यूटर की मदद की तवील हसाबात के जरिए तजर्बा किया जाना था, जिससे बालाई फिजा के दर्जा हरारत और वहाँ पर हवाओं का रुख मालूम हो जाता, जिसकी नासा को अपोलो प्रोग्राम के लिए जरूरत थी। इस टीम के रुकन और बाद में पाकिस्तान के स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर सलीम महमूद ने बताया कि उस दिन टीम में इंतहाई बेचैनी, जोश, जज्बे और खुशी के जज्बात का एक इम्तजाज मौजूद था। उन्होंने कहा कि रहबर 1 रॉकेट 3 मरहलों पर मुश्तमिल रॉकेट था और हर मरहले के कामयाब तकमील के बाद टीम को खुशी भी होती और इस्तराब भी कि अगला मरहला कैसा रहेगा, लेकिन ये तजर्बा कामयाब रहा। उस रात ये तमाम साइंसदान खुशी के बाद सो ही न पाए, क्योंकि उस रॉकेट लॉन्च के बाद साइंसदानों को अगला रॉकेट 4 दिन बाद यानी 11 तारीख को लॉन्च करना था। रेंज के मुश्किल हालात के बारे में पता चलता है कि वो एक मुश्किल तरीन मुकाम था और हर वक्त गर्मी के साथ साथ सांपों और बिच्छुओं के खतरे का भी सामना रहता था। एक दिन तो कंट्रोल रूम में जब साइंसदान दाखिल हुए तो मेज पर एक सांप पहले ही अपनी जगह जमाए हुए बैठा था। चारों नाचार टीम वहाँ से उल्टे पांव वापस गई और फिर लोगों को बुलाकर सांप को वहाँ से निकलवाया, लेकिन इन हालात के बावजूद काम जारी रहा और तजर्बा कामयाबी से हमकिनार हुआ। नासा की अपनी जरूरत पूरी हुई और पाकिस्तान ने नासा की इस पेशकश का फायदा उठाकर खुद को खलाई दौड़ में एशिया का सर-ए-फहरिस्त मुल्क साबित कर दिया। इस सिलसिले में नासा ने जून 1962 में इस तजर्बे की कामयाबी का जिक्र भी किया। नाज़रीन, नासा ने उस प्रेस रिलीज में तफसीली तौर पर बताया कि ये तजर्बा नासा और स्पार्को के दरमियान बाहम मुफाद की खलाई तहकीक के प्रोग्राम के तहत किया गया। इसके अलावा उस प्रेस रिलीज में वापस आइलैंड और नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाई सेंटर में 5 पाकिस्तानी साइंसदानों की तरबियत का तज़किरा भी किया गया। नाज़रीन, रहबर रॉकेट लॉन्च के लिए मदद और सामान अमेरिका ने फराहम किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी साइंसदानों ने ये सोचा कि क्यों न मुल्क में खुद ही रॉकेट्स तैयार किए जाएं। नाज़रीन, हालांकि अमेरिका मुफ्त रॉकेट्स फराहम करने के लिए तैयार था, लेकिन पाकिस्तान अपने रॉकेट्स खुद बनाना चाहता था। चुनांचे जापान और फ्रांस के सर्वे किए गए और बिलाखिर फ्रांस की टेक्नोलॉजी ज्यादा मौजू करार पाई। फ्रांस से टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों को
फ्रेंच जुबान सिखाई गई और खुसूसी तौर पर कराची और फ्रांस में कोर्सेज करवाए गए ताकि वो फ्रांसीसी साइंसदानों से गुफ्तगू करके टेक्नोलॉजी समझ सकें। उसके बाद कराची में माड़ीपुर के मुकाम पर रॉकेट की तैयारी का प्लांट लगाया गया, जहां से तैयार होने वाले रॉकेट से 1969 में पाकिस्तान ने तजर्बे शुरू किए, जिन्हें शेपर्ड सीरीज कहा जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जब पाकिस्तान एशिया के ममालिक में सबसे पहला रॉकेट लॉन्च करने वाला मुल्क था, तो पाकिस्तान इस खलाई दौड़ में इतना पीछे क्यों रह गया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हालिया बरसों में चीन की मदद से कई सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। तो एक ऐसा मुल्क जो खुद अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा था, अब सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए चीन पर मुनहसर क्यों है, जबकि पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद और मरीख तक अपने खलाई मिशंस भेज रहा है। तो नाज़रीन, उसकी वजह ये थी कि स्पार्को के पास इतने वसाइल नहीं थे और पाकिस्तान की तवज्जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दिफाई जानिब ज्यादा रही। खुद डॉक्टर तारिक मुस्तफा भी सेक्रेटरी दिफाई पैदावार डिवीजन रह चुके हैं और 1994 में हुकूमत पाकिस्तान से रिटायर्ड हुए। उन्हें और डॉक्टर सलीम महमूद को 1971 की जंग में रडार टेक्नोलॉजी की मदद से इंडियन बहरी जहाजों को धोखा देकर पाकिस्तानी बहरी जहाजों को महफूज रखने पर बहरिया के एजाजी कमांडर का एजाज भी दिया जा चुका है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस खलाई दौड़ में ऐसे ही मौके का फायदा उठाकर शामिल हो गया था, लेकिन मुल्क के पास इस हवाले से विजन नहीं था कि पाकिस्तान ने बालाई फिजा के बाद बाकायदा खला में भी कदम रखने हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया के पास इस हवाले से कहीं ज्यादा माली वसाइल और साइंसी दिमाग और सहूलियात मौजूद थी, जिसकी बिना पर वो आज इस जगह पर जा पहुंचे हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर सलीम महमूद के नजदीक इस हवाले से इंडिया और पाकिस्तान का मवाजना नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान की अपनी कौमी तरजीहात हैं और पाकिस्तान उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि अब रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी तैयार करने पर फंड्स खर्च करे। उन्होंने कहा कि जो वसाइल दस्तियाब हैं उनके जरिए स्पार्को ने मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई, माहौलियाती आलूदगी, कुदरती वसाइल और आबी ज़खायर वगैरह की मॉनिटरिंग जैसे अहम मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी है और इसके लिए स्पार्को की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया गया। दिसंबर 1979 में वो स्पार्को के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उनको दस्तियाब फंड्स नाकाफी होने के बायस वो स्पार्को छोड़ गए थे। फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें अगले ही साल दोबारा स्पार्को आने के लिए कहा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर सलीम महमूद के मुताबिक उस मौके पर उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के सामने कुछ तजावीज़ रखी, जिनमें फंड्स, इख्तियारात और स्पार्को की हैसियत बढ़ाकर उसे कमीशन का दर्जा देना था, जिनकी ज़ियाउल हक ने मुकम्मल तौर पर मंजूरी दे दी। 15 दिसंबर 1980 को स्पार्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर वो वापस आए और अप्रैल 1981 में जब उसे कमीशन का दर्जा दिया गया तो उसके पहले चेयरमैन के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। नाज़रीन, बहरहाल अमरीकी साइंसदान भी इस बात पर हैरान और परेशान थे कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने इंतहाई कम वक्त के अंदर एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दिन रात बलूचिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में काम किया, क्योंकि हर किसी के सर पर बस एक धुन सवार थी कि पाकिस्तानी रॉकेट तजर्बे को कामयाब बनाना है। सोनमियानी के अटली रेंज के सरबराह मेजर बादशाह का कहना था कि हम बड़े हैरान हुए कि जो साइंसदान वहां पर काम कर रहे थे, एक दिन तो हमें इत्तला मिली कि एटॉमिक एनर्जी वाले लड़के वहां आकर कुछ करना चाहते हैं और चंद महीनों बाद हमें पता चला कि वहां से रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। तो आप ये लोग बताएं कि आप लोग इंसान हैं या जिन। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान के बढ़ते हुए कर्जे और वसाइल की कमी की वजह से पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया, लेकिन पाकिस्तान वो एशिया का पहला मुल्क है जिसने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। हमारे हुक्मरानों की नाअहली और विजन ना होने की वजह से पाकिस्तान को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को अपनी ज़रई इजनास दूसरे ममालिक से मंगवानी पड़ती हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। एशिया का सबसे पहला मतलब रॉकेट लॉन्च किया गया था स्पेस में, वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। मतलब हमारे लिए भी ये नई जानकारी थी, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया से हुआ था। कुल मतलब इस बारे में नॉलेज नहीं थी। तो अब पता चला कि यार पाकिस्तान ने नासा के साथ मिलके पहला रॉकेट जो है उसको मौका मिला कि वो लॉन्च करे, और इतने कम वक्त में जो लोग हैरान हो गए। 9 महीने के अंदर सब कुछ तैयारियां कर लेना और उसको लॉन्च भी कर देना। 9 महीने बहुत कम होते हैं अगर आप साइंस के हिसाब से, अगर इसके हिसाब से देखें तो उसको बनाना, तैयार करना, उसका बेस देखना, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पे उसका ट्रायल करना है, या फिर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने के बाद मेहनत करना, तो मेहनत तो लगी लेकिन उसको कर भी दिखाया भाई पाकिस्तान ने। वो 5 साइंटिस्ट जो मतलब इतना जुनून था उन लोगों के अंदर कि उन्होंने करके दिखा दिया। और उसके बाद हालांकि आज के टाइम में अगर देखें पाकिस्तान को स्पेस के नज़रिए से देखें तो टेक्नोलॉजी वो ले नहीं पा रहा है, उसमें काम कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कर्जे और उसके सारे जो इकोनॉमी है उस पर डिपेंड करता है। और भी काम करने होते हैं पाकिस्तान को। जैसे ये बोल रहे थे
कि अभी इकोनॉमी डाउन चल रही है, ऊपर जाती है नीचे आती है तो कर्जे लेने पड़ते हैं, तो वो पैसा जो है स्पेस साइंस और इसमें टेक्नोलॉजी में नहीं लगा सकता ज़्यादा पाकिस्तान, इसलिए वो पिछड़ गया है। नहीं तो हो सकता था कि आगे होता, स्पेस एंड रिसर्च सेंटर में उसका और ज़्यादा नाम होता, पाकिस्तान का हो सकता था, ऐसा होता, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो नो कंपैरिजन, किसी भी कंट्री से कोई कंपैरिजन नहीं बनता, इंडिया से भी नहीं बनता है, क्योंकि इंडिया अलग देश है, बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, तो उसके मुकाबले आप पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तान को देखें कि इतना छोटा सा देश था उस टाइम में, तो उसने 1961 में बताया ना इन्होंने, तो वहाँ पर तब भी उनको पहला मौका मिला और पहले मौके में ही उन्होंने अपना जो है रहबर करके उनका जो वो था उन्होंने लॉन्च किया और वो करके दिखा दिया भाई, रॉकेट अपना लॉन्च करके दिखा दिया। कड़ी धूप में कर रहे थे काम, वो उनका भी बस एक ही था मकसद कि कैसे भी करके ये रॉकेट लॉन्च होना है पहली बार, मतलब सबसे पहले मौके में लॉन्च होना है, कामयाबी हासिल करनी है। कड़ी धूप में मेहनत कर रहा हूँ, और इसमें जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज के लिए यहाँ से लोग वहाँ गए थे, फ्रांस में गए थे नॉलेज लेने के लिए, ये भी इन्होंने बताया था। बहुत मेहनत करी, मतलब कुल मिला के देखें आप, उस टाइम में ना इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, ना कुछ इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स थे आपके पास, क्योंकि कंट्रीज़ आप देखें आज बहुत कुछ है लोगों के पास, देशों के पास जो है बहुत कुछ है, लेकिन उस टाइम में नहीं हुआ करता था इतना। तब भी उन्होंने मेहनत के साथ 9 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ कर दिखाया, तो एक बड़ी चीज़ थी यार, वो एक बड़ा अचीवमेंट था ये, जो कि हिस्ट्री में लिख गया है आज। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि एशिया में सबसे पहले मतलब यार रॉकेट लॉन्च करना बहुत बड़ी बात है। अच्छी वीडियो थी, आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।